हेलो रिसर्च स्कॉलर्स। इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि जो रिसर्च है, अगर आपको इसमें एक बार आनंद आने लग जाए तो आपको ये लगेगा कि जी इससे अच्छा कोई भी टॉपिक नहीं हो सकता। और जब मैंने इसको स्टार्ट किया था, रिसर्च को स्टार्ट किया था, तब मुझे रिसर्च का आर भी नहीं आता था। परंतु जैसे जैसे मैं इसके अंदर आगे बढ़ रहा हूँ तो मुझे है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता गया। और आप इतना वो कर जाओगे कि आपको सारे सब्जेक्ट साइड में रखे जाएंगे, मगर आप रिसर्च के ऊपर ज़्यादा सोचोगे। और ये वास्तव में ये जो सब्जेक्ट है वो सोचने का है। और इसमें बड़े उटपटांग क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे कि आज एक क्वेश्चन है, एक कमेंट आया था कि सर, क्या हम एक ही पेपर से रिव्यू ऑफ लिटरेचर और रिसर्च गैप ले सकते हैं? ये क्वेश्चन है। अब इसका जवाब आपके पास खुद है। खुद क्या है कि जब आप किसी भी पेपर को पढ़ रहे हो और आपसे संबंधित वो पेपर है, तो आप उसमें से कुछ भी ले लो भाई। उसमें ये थोड़ी होता भाई इस चीज को मैं लूं या ना लूं। आप लोग जब भी रिसर्च के लिए जाओगे तो कम से कम आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी वो होगी बीए फाइनल कर चुके होगे आप लोग, या एनईपी के अंदर अगर मैं बात करूं तो आप लोग कम से कम 3 साल पढ़ने के बाद रिसर्च के अंदर आओगे। और पीजी में जो आजकल सिलेबस के अंदर आया हुआ है लगभग हर सब्जेक्ट के अंदर, वो आपका जाके 4th सेमेस्टर के अंदर है। तो तब तक आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो चुकी होगी कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ जाएगी कि जी हाँ, ये चीजें लेनी है या नहीं लेनी है। किसी भी रिसर्च पेपर के अंदर से आप लोग सब कुछ ले सकते हो जो भी आपके काम का है, चाहे वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर हो, चाहे वो रिसर्च गैप हो, चाहे आपको वहां से कोई भी मेथोडोलॉजी मिले, कुछ भी मिले। तो उस कंडीशंस में ये नहीं हो सकता जी इसके अंदर से मैंने रिसर्च गैप लिया है बाकी चीज में नहीं ले सकता, या मैंने इसके अंदर से रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिया है तो इस कंडीशन में मैं कुछ और नहीं ले सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेनली जो आपका फोकस होगा वो ये होगा कि आपका टॉपिक क्या है। उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आप किस हद तक चीजों को पढ़ते हो वो इंपॉर्टेंट होता है। मगर ये एक क्वेश्चन जी ये ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, इट इज अप टू यू। आप लोगों के जो होते हैं ना डिसीजन पावर, क्योंकि रिसर्च क्या करता है, रिसर्च आपकी डिसीजन पावर को भी इंक्रीज करता है कि आप लोगों को कोई भी डिसीजन ले सकते हो। तभी तो क्या होता है कि आप लोगों को फ्री एंड छोड़ा जाता है कि जी जाओ रिसर्च करके आओ, ताकि आप लोगों को वो क्वेश्चंस या जो भी फील्ड के अंदर या रिसर्च के अंदर प्रॉब्लम हो तो उनको जहां तक हो सके खुद सॉर्ट आउट करो। अगर फिर भी सॉर्ट आउट नहीं होती तो टीचर से पूछो। सेकंड क्वेश्चन जो था वो था स्नोबॉलिंग। स्नोबॉलिंग से किस प्रकार हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बारे में पढ़ते हैं। एक मैंने आप लोगों को ध्यान हो स्टार्टिंग में एक मैंने 2 चीज बताई थी, बैकवर्ड फॉरवर्ड स्नोबॉलिंग। और ये चीज क्या करती है, स्नोबॉलिंग का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी भी रिसर्च पेपर को पढ़ रहे हो, आप लोगों को वहां पे साइटेशन दिख गया, तो आप लोग क्या करोगे, उस साइटेशन के सहायता से ये ज्ञात करोगे कि जी ये इसने कहां से लिया हुआ है। तो वो कहां से मिलेगा आप लोगों को, उसकी रेफरेंस या बिब्लियोग्राफी से। तो वहां से उठा के आप लोग वो पेपर पढ़ोगे जहां पर उसका यूज हुआ है। उसके बाद आप लोग वो पहले वाला पेपर पढ़ रहे हो, और पहले वाला पेपर पढ़ते पढ़ते आप लोगों को फिर कोई डाउट आ गया, फिर आप ये लोग देखोगे कि जिस इसका रेफरेंस कहां से लिया गया है, फिर आप लोग उसको पढ़ोगे। तो ये होती है स्नोबॉलिंग, कि आपने एक लिंक के माध्यम से जो उसकी बेसिक नॉलेज है वहां तक पहुंचने की कोशिश की है, इस प्रकार से। तो वो स्नोबॉलिंग होती है। और वो किस प्रकार सहायता करती है, वो हमारे जो डाउट्स होते हैं उसको क्लियर करती है। यहां पर अथर क्या करता है या लेखक क्या करता है,
आप लोगों के लिए एक रास्ता बताता है कि जी आप यहां से जाओगे। जैसे कि साइटेशन में हमने ये चीजें पढ़ी थी कि किस प्रकार से हम बैक में जाते हैं। मैंने आप लोगों को अलग अलग बताए थे, साइटेशंस बताए थे। तो आप लोगों को अगर इसमें कोई दिक्कत है तो यू कैन गो इन द प्लेलिस्ट, और वहां पर आप लोगों को ये सारी की सारी जो सूचनाएं हैं वीडियो के अंदर मिल जाएंगी। तो आप वहां से इन चीजों को क्लियर कर सकते हो। स्नो बॉलिंग जो मेथड्स होता है वह आपके जो रेफरेंसेस हैं उसको लिखने में बहुत ज्यादा मदद करता है। आपके जो डाउट्स होते हैं पेपर पढ़ते पढ़ते उस चीज को क्या करता है, क्लियर करता है। उसके बाद एक क्वेश्चन और था कि जी मेथोडोलॉजी की ओवरलैपिंग क्या होती है। मेथोडोलॉजी का मतलब क्या होता है कि हमने किस मेथड से वह रिसर्च की है। आप लोगों को यह लगता है कि जो पिछली स्टडी है इसमें रिजल्ट अच्छे नहीं आए, या फिर जो मैंने इसके अंदर से रिसर्च गैप ढूंढा है वो रिसर्च गैप इस वजह से रहा है क्योंकि ये स्टडी इस मेथड से की गई है। कोई स्टडी एक्स स्टडी वाई मेथड से की गई है जिसकी वजह से इसके अंदर ये लूप होल रह गए हैं, ये क्वेश्चन मार्क रह गए हैं, क्लियर नहीं हो पाए हैं। तो इस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, उस कंडीशंस में मैं क्या करूंगा, जब मेरे को पता लग गया उस पेपर में पढ़ने के बाद कि इसने इस मेथड का प्रयोग किया है तो उस कंडीशन में वापस उस मेथड को प्रयोग नहीं करूंगा। तो इसको बोलते हैं मेथड की ओवरलैपिंग, कि पहले जो मेथड उस स्टडी के लिए किया गया था वापस से हम उस स्टडी के लिए उसी मेथड का प्रयोग करें। तो इसलिए भी जो पेपर होते हैं वो पढ़ना बहुत जरूरी होता है। आई थिंक जितने भी आपके जो कमेंट सेक्शन के अंदर आपकी क्वेरीज थी उनको मैंने बता दिया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है या फिर आपके माइंड में कोई भी और दूसरा क्वेश्चन आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल देना। मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसके अंदर उस चीज को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम जो स्टडी कर रहे हैं हाउ टू राइट रिव्यू ऑफ लिटरेचर, यही स्टडी कर रहे हैं। इसके हमने 2 पार्ट के अंदर स्टडी कर ली और अभी तक मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजों के बारे में अवगत करा दिया। अगर आप लोगों को अच्छे से रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखना है तो आपको इससे पहले जो 2 पार्ट डले हुए हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर के वो देखना बहुत जरूरी है, ताकि आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि जी हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर को किस प्रकार से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, अब इसमें क्या होता है कि हम जब रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन क्या होता है कि हम जो भी उसके अंदर मेजर हम पेपर पढ़ रहे हैं उसके अंदर कोई भी आपका एग्रीमेंट है या डिसएग्रीमेंट है उस चीज को समराइज करेंगे। एग्रीमेंट कोई सहमति है या असहमति है उस पेपर के अंदर, तो उस कंडीशंस में उस चीज को हम समराइज करेंगे। और दूसरी क्या है कि जो भी हमारा लिटरेचर है उसकी नॉलेज के साथ उसका संबंध स्थापित करने की कोशिश करेंगे। जब भी हम कोई भी पेपर पढ़ते हैं तो उस कंडीशंस में कोई भी पेपर वो क्या होता है, किसी न किसी समस्या को लेके होता है, और समस्या अगर हल हो जाती है तो वहां पे एग्रीमेंट आता है। अगर वहां पे कोई समस्या हल नहीं होती फिर भी खड़ी रह जाती है तो उस कंडीशन में डिसएग्रीमेंट होता है, तो हम उसका क्या करते हैं, समराइज करते हैं। और जो भी हमारा लिटरेचर है या जो भी हमारा ज्ञान है उसको उसके साथ संबंध करने की कोशिश करते हैं, तभी तो हमारा जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है वो अच्छा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि जो मैंने पढ़ा है उसका क्या संबंध है आपस में, उसके अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके ऊपर सहमति है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके ऊपर सहमति नहीं है। सेकंड चीज क्या है कि उसमें हम ये चीज बताएंगे कि जो भी हमारा रिसर्च गैप मैंने ढूंढा है उसको किस प्रकार से मैं फिल करूंगा अपनी रिसर्च के अंदर। सबसे मेन चीज, एक्सप्लिसिटली स्टेट दैट
गैप यूर रिसर्च विल फिल। जो भी गैप रह गया था उस पेपर के अंदर, आप उसको एक लाइन में, 2 लाइन में उस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो कि जी हाँ, इस पेपर के अंदर ये गैप था, तो इस गैप को फिल करने के लिए मैं क्या करूंगा, मेरी रिसर्च इस चीज को फिल कर लेगी। तो आप उस चीज का भी ध्यान रखोगे। उसके बाद क्या है कि हाउ यूर प्रपोज्ड रिसर्च विल एड्रेस दिस गैप। जो आपका गैप है उसको वह किस प्रकार से बताएगी। आपकी रिसर्च जो भी उस पेपर के अंदर आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, तभी तो आप लोग बता पाओगे उसके बारे में। तो ये भी बहुत जरूरी होता है कि जो आपकी प्रपोज्ड रिसर्च है, जो आप करने जा रहे हो, वह किस प्रकार से जो हमारा समस्या है, गैप है, उस चीज को किस प्रकार से फिल करेगा। तो उस कंडीशंस में क्या होगा कि आपका जो भी काम है, जो आप फ्यूचर में काम करोगे, उसके जो पहले काम हो चुका है, पास्ट जो आपका कार्य है, उसके साथ लिंक करके दिखाना होता है। ये नहीं है कि जी आपने कोई भी एक पेपर ले लिया, उसको समराइज करके और उसको ये कर दिया, मगर साथ में आप लोग क्या करोगे, उसके जो पुराना काम है और जो आप प्रपोज्ड रिसर्च है, प्रपोज जो वर्क है, उनके बीच में संबंध स्थापित करोगे, लिंकेज बनाओगे, तभी वो चीजें आप लोगों की रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपका अच्छा होगा। अदरवाइज उसके अंदर कमियां रह जाएंगी। अब क्या है कि जब भी हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखते हैं तो उस कंडीशन में कुछ एक टिप्स और प्रिंसिपल्स हैं। टिप्स क्या है? फर्स्ट, सिंथेसाइज। सिंथेसाइज का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी जो वर्क है, कोई भी आप पेपर पढ़ रहे हो, उसको समराइज करना नहीं होता। समराइज का मतलब क्या होता है, आपने कोई भी पेपर पढ़ लिया, या फिर मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, कोई भी रिसर्च पेपर निकालना, उसका रिव्यू पेपर बनाना। रिव्यू पेपर, जब आप लोग रिव्यू पेपर बनाओगे, रिव्यू का मतलब क्या होता है कि आपने जो भी किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ा, उसको रिव्यू करना। भाई ऑथर क्या करना चाहता है, लेखक क्या कहना चाहता है, उस चीज को अपने शब्दों में लिखना, उसको हम रिव्यू पेपर बोलते हैं। और जब आप लोग अपनी गूगल स्कॉलर के ऊपर जाओगे या सिंपल गूगल के ऊपर जाओगे, वहां पर रिव्यू पेपर लिखोगे, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट आ जाएगी। तो आप उसकी सहायता से भी ये देख सकते हो कि जी हाँ, रिव्यू पेपर को कैसे लिखते हैं, तो वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो पहली कंडीशन क्या होती है कि जब भी आप लोग लिटरेचर रिव्यू लिखते हो, तो उस कंडीशंस में उस चीज को सिंथेसाइज करते हैं, ना कि उसको समराइज करते हैं। मतलब उस चीज का आप लोग विश्लेषण करोगे, ऐसे नहीं कि जी समराइज कर दिया, उसका विश्लेषण करोगे। आपको जो माइंड है वो एनालिटिकल होना चाहिए, उसको सिंथेसाइज करोगे, तभी आपका जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है वो अच्छा होगा। सेकंड है यूज टॉपिक सेंटेंस। यूज टॉपिक सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि जब भी आप लोग कोई भी पैराग्राफ को स्टार्ट करते हो, तो उस कंडीशंस में उस पैराग्राफ के अंदर जो भी चीजें आप लोग लिख रहे हो वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। मतलब क्या है, स्टार्ट इज पैराग्राफ विद क्लियर क्लेम, कि जो भी आप लोग एक लाइन लिख रहे हो या कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हो, तो उस कंडीशंस में आप लोगों का वो पैराग्राफ बिल्कुल साफ साफ ये बताए कि जी क्या है, ये किसके बारे में मैं लिख रहा हूं। साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी आप चीजें बताओगे वो टॉपिक से संबंधित हो। ऐसे नहीं कि आप कोई भी फालतू की चीज लिख दो उसके अंदर। अगर आप फालतू की चीजें लिखोगे तो वो चीजें मान्य नहीं होंगी। तो इसलिए हमेशा टॉपिक सेंटेंस का प्रयोग करो, जो भी लिखो वो क्लियर एक मैसेज हो। थर्ड चीज क्या है, बी क्रिटिकल। हमेशा क्रिटिकल बनो। क्रिटिकल का मतलब क्या होता है कि मान लो कोई भी, ये पेन है, मैं कहता हूं जी ये पेन है, ठीक है, उसके बाद कहता हूं जी ये बोर्ड के ऊपर चलता है और ये परमानेंट नहीं है, तो आप कहो जी परमानेंट क्यों नहीं है, होना चाहिए। कहता है नहीं जी परमानेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये क्या है, रिमूवेबल स्याही इसके अंदर डली हुई है। तो ये क्या हो गया, क्रिटिकल।
तो जब भी आप लोग कोई भी पेपर को पढ़ रहे हो तो उस कंडीशंस में आप लोगों का जो माइंड है वो विश्लेषणात्मक होना चाहिए। अगर आप किसी चीज का विश्लेषण करोगे, क्रिटिक करोगे, या किसी चीज को आप ये कह सकते हो कि निष्कर्ष निकालोगे, तभी तो आपका जो लिटरेचर है वो अच्छा होगा। वो आपका रिपोर्टिंग करने वाला नहीं होना चाहिए कि जी आपने क्या किया, पेपर को पढ़ा और रिपोर्ट कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, बल्कि आप लोग एक इवेलुएटर होने चाहिए। इवेलुएटर का मतलब क्या होता है कि मान लो आप किसी व्यक्ति से मिल रहे हो, मैं इसको आपको एक सिंपल से एग्जांपल से बताता हूं। आप लोग किसी व्यक्ति से मिले, मिलने के बाद वो चला गया, आपके साथ आपका दोस्त खड़ा है, आप कहोगे यार यू आदमी अच्छा को नहीं, या ये आदमी अच्छा नहीं है। तो आपका दोस्त पूछेगा आपने कैसे किया इस चीज को, कहते बस मेरे को लगा ऐसा, इसके पीछे ये रीजन है, ये अच्छा नहीं है। तो ये जो आपकी इवेलुएटिंग पावर है ये आपके अंदर होनी चाहिए कि जब आप किसी भी पेपर को पढ़ रहे हो तो पेपर को जज करना आप लोगों को आना चाहिए। कि जज करोगे, ना कि उसको रिपोर्ट करोगे, हाँ जी पेपर में ये था वो था, और रात में पूछा भाई फिर आज का निष्कर्ष बताओ, निष्कर्ष तो पता नहीं जी। वो वाली कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को ये पता होना चाहिए अगर मैं पेपर पढ़ रहा हूं, कोई भी रिसर्च पढ़ रहा हूं, तो उसके पीछे मैं उस चीज को इवेलुएट कर सकूं, उसको परिणाम दे सकूं, ऐसे नहीं छोड़ दूं। उसके बाद क्या है, यूज साइन पोस्टिंग। यूज साइन पोस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जब आपका कोई भी वर्क पढ़े तो उस कंडीशंस में आप लोग इस प्रकार से लिखें कि आप पढ़ने वाले के गाइड बनो। जिस प्रकार आप किसी भी स्थल के ऊपर घूमने जाते हैं तो वहां पे कहते हैं जी गाइड ले लो, गाइड ले लो, आप लोगों को गाइड करेंगे, तो आप लोग गाइड कर लेते हो। और वो किसी भी स्थान पे जाता है, जी यहाँ पे ये था, यहाँ पे राजा थे, वो राज्य करते थे, पता नहीं क्या क्या, मतलब गाइड आप लोगों को बताते हैं। कभी भी आप ताजमहल में जाओगे या किसी भी किले में के अंदर जाओगे तो उस कंडीशन में वहां पर आप लोगों को गाइड मिलेगा। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ किला है, वहां पे आप लोगों को एक वो मिलती है, एक हेडफोन मिलता है, पॉइंट बने हुए हैं वहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 करके 30 तक आप वो पॉइंट दबाओ तो उस पॉइंट के सामने खड़े होके तो उस कंडीशंस में वो उसकी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देता है। तो सेम कंडीशंस में अगर आप गाइड, जो आपका काम है वो मुख्य रूप से जो भी पढ़ेगा उसके लिए गाइड आप लोग खुद बनोगे, आप लोग उसको गाइड करोगे, और उसके लिए आप जो भी साइंस हैं उसका प्रयोग करोगे। ठीक है, मैं आप लोगों को इसके एग्जांपल्स बताऊंगा आगे जब भी चलेंगे। उसके बाद साइट प्रॉपरली, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, 3 प्रकार का है, एपीए, एमएलए और शिकागो। ठीक है, ये साइटेशंस के फॉर्मेट हैं, और मैंने इनके ऊपर, जैसे कि हम सोशल साइंस वाले हैं तो इस कंडीशंस में एपीए का ज्यादा यूज होता है। और आजकल ऑलमोस्ट हर एक उसमें जितनी भी ह्यूमैनिस्टिक्स के अंदर रिसर्च है उनके अंदर एपीए फॉर्मेट का प्रयोग होता है। तो जब भी आप लोग कोई भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखते हो तो उस कंडीशन में उसको प्रॉपरली साइट करना होगा। वो कोई किसी भी फॉर्मेट में आप लोग कर सकते हो। मोस्टली हम एपीए का प्रयोग करते हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशंस का। उसके बाद है, अगर आपको ये चीजें जाननी है कि एपी क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होती है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पर आप लोगों को इससे संबंधित वीडियो मिल जाएंगी। उसके बाद क्या है, लास्ट, रिव्यू एंड एडिट, रिवाइज एंड एडिट। इसका मतलब क्या होता है कि आपने जो भी रिसर्च किया है या रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखा है उसको रिवाइज करो, उसको पढ़ो। अगर आपको ये लगता है कि ये चीजें फालतू हैं उसको एलिमिनेट कर दो, कोई चीजें ऐड करनी है उसको ऐड कर दो। तो इस प्रकार से क्या होगा, वो आपका रिवाइज और एडिट का ऑप्शन यहां पर लास्ट में बच जाता है। इससे क्या होगा, आपका जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है वो अच्छा होगा। कल हम पढ़ेंगे कि किन किन चीजों से बचना चाहिए एक अच्छा रिव्यू लिटरेचर
लिखने के लिए। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा बताई गई जानकारी बहुत अच्छी लग रही हो या अच्छी लग रही हो या अच्छी नहीं लग रही हो, उसके बारे में भी बता सकते हो। आप लोग मुझे सजेशंस दे सकते हो। दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी वीडियो डले आप लोगों के पास पहुंच जाए। नोटिफिकेशंस को ऑन कर लो, बेल वाला आइकन दबा लो ताकि आप लोगों के पास टाइमली नोटिफिकेशन आ सके। जो मेरी वीडियो डलती हैं, दिन में 2 डलती हैं, वो लगभग जो टाइमिंग होता है वो 6 से 8 बजे के बीच में होता है दोनों वीडियोस का। तो आप लोग दोनों वीडियो को देखें। एक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से संबंधित है जो कि अलग अलग क्लासेस के लिए भी फायदेमंद है, और एक ये रिसर्च के लिए जो कि ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी स्टडी कर रहे हैं एनईपी में। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कल फिर मिलते हैं।